नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव जायसवाल आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस शो में जिसका नाम है बोरीवली टू बांद्रा कहानियों की रेलगाड़ी सीज़न 1। इस सीज़न में मैं आपको 25 कहानियां सुनाऊंगा, जिसमें से मैं अपनी पहली कहानी आपको सुना चुका हूं जिसका टाइटल था पर्स। आज मैं आपको अपनी इस किताब की दूसरी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका नाम है स्ट्रगल यानी कि संघर्ष। दोस्तों, ये दुनिया संघर्षों से भरी हुई है। हर किसी के जीवन में अपने अपने स्तर का संघर्ष है। कोई छोटे स्तर पर संघर्ष कर रहा है, कोई बड़े स्तर पर संघर्ष कर रहा है, कोई मध्यम स्तर पर संघर्ष कर रहा है, लेकिन संघर्ष निरंतर जारी है। एक बच्चा जब अपनी माँ के गर्भ में आता है और वो माँ उस बच्चे को 9 महीने तक अपने गर्भ में पालती है, तो माँ भी अपने स्तर पर बहुत बड़ा संघर्ष कर रही होती है और वो बच्चा भी माँ के गर्भ में बहुत ही छोटी सी जगह में सोया लिपटा हुआ इंतज़ार करता बाहर आने के लिए। उसका भी संघर्ष निरंतर जारी है। उस बच्चे के जन्म होने के बाद जब वो इस दुनिया में आता है तो माँ लगातार आने वाले 2 से 3 सालों तक उस बच्चे पर बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, बहुत ज़्यादा ध्यान देती है ताकि वो इस दुनिया में अच्छे से जी सके, और उस माँ का संघर्ष जारी रहता है। एक इंसान जो छोटे मोटे काम करता है, ऑटो चलाता है, रिक्शा चलाता है और बहुत ही कम पैसे कमा पाता है, उसे अपने घर को चलाने में, बच्चों को पालने पोसने में, उनको पढ़ाने लिखाने में जो संघर्ष का सामना करना पड़ता है वो भयंकर है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ आ जाती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें वही चीज़ समझने में बहुत कठिनाई होती है। तो उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए भी वो संघर्ष जीवन भर चलता रहता है। एक बच्चा पढ़ने में बहुत तेज़ है, उसके लिए तो बहुत आसान है एग्ज़ाम पास कर लेना, ज़िंदगी में सक्सेस पा जाना, लेकिन एक जो बच्चा है वो पढ़ने में तेज़ नहीं है या उसे वो बात उतनी अच्छे से समझ नहीं आ रही है, तो सोचिए वो लगातार पूरे जीवन काल में संघर्ष करता रहता है कि वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो पाए, ऊंचाइयों को छू पाए। दोस्तों, मेरे लिए संभव नहीं था कि इस दुनिया में जितने भी संघर्ष की कहानियाँ हैं उन सबको मैं अपनी एक कहानी में समावेश कर पाता। मैं भी अपनी एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जो संघर्ष के ऊपर है, फिल्मी दुनिया के ऊपर है, क्योंकि मैं भी फिल्मी दुनिया से हूँ। तो मेरी ये कहानी फिल्मी एक्टर्स के बारे में है, लेकिन मेरी ये जो किताब है बोरीवली टू बांद्रा, ये एक फिक्शन बुक है, यानी कि एक काल्पनिक बुक है। तो इसमें मैंने इमेजिनेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। ये बिल्कुल रियलिटी नहीं है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ रियलिटी और इमेजिनेशन दोनों का ये मिक्सअप है। तो उसको मिला करके मैंने ये कहानी बनाई है जिसका टाइटल रखा है स्ट्रगल। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी, और आइए शुरू करते हैं इस किताब की दूसरी कहानी जिसका टाइटल है स्ट्रगल। मुंबई सपनों का शहर है। दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। किसके सपने पूरे होंगे, कौन पीछे छूट जाएगा, ये बता पाना कठिन है, लेकिन कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप कामयाब हुए तो भी आपको बहुत कुछ हासिल होगा, और यहाँ नाकामयाब कोई होता नहीं है। मैं कामयाबी और नाकामयाबी को दूसरे नज़रिए से देखता हूँ। जिसे आम भाषा में नाकामयाबी कहा जाता है, दरअसल उससे गुजरने के बाद ही आपको अपनी शक्तियों का एहसास होता है। आप जान पाते हैं कि परिस्थितियाँ आपको कितनी भी तोड़ ले, लेकिन आप में वो इच्छा शक्ति है जिसके बल पर आप कामयाब हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आप मुंबई में बनने आए हैं वही बन पाएँ, लेकिन आप कुछ ना कुछ बनेंगे ज़रूर। मुंबई के 5 साल का स्ट्रगल आपको ज़िंदगी की सारी गणित सिखा देता है। यहाँ से लौटने के बाद आप ज़िंदगी में कुछ भी करें, ये कठोर अनुभव आपको हारने नहीं देंगे। साल 2003 में श्रवण कुमार ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद एक्टर बनने का सपना लेकर लखनऊ से मुंबई आता है। आंखों में ढेर सारे ख्वाब हैं, कुछ बनने का जुनून है। मुंबई आने के कुछ दिनों के अंदर ही उसके 3 अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वो लोग भी 2-3 महीने पहले ही मुंबई आए हैं। ये चारों दिखने में बहुत साधारण लुक के हैं, लेकिन चारों कुछ बनना चाहते हैं। ऋषि राजस्थान से आया है, हर्ष रांची से आया है और बबलू दिल्ली का रहने वाला है। चूंकि ये चारों साधारण परिवार के हैं और इन्हें मुंबई में लंबे समय तक टिकना है, इसलिए चारों मिलकर एक सस्ती जगह ढूंढते हैं जहां कम से कम में रहना और खाना हो सके। शुरुआत में सब फिल्मों में काम पाने के लिए खूब कोशिश करते हैं, लेकिन छोटा मोटा काम ही मिल पाता है। कभी कोई कहता कि तुम्हें एक्टिंग नहीं आती है, कोई कहता अपनी शक्ल देखी है।
मतलब कि रोज़ यही सुनने को मिलता है कि आपके लिए कुछ होगा तो बताएंगे। इस बीच श्रवण को महसूस हुआ कि शायद उसकी एक्टिंग स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है, उसे और एक्टिंग सीखनी चाहिए, और उसने थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया ताकि उसकी एक्टिंग में सुधार होती रहे। बाकी तीनों को लगता था कि वो जन्मजात एक्टर हैं, ईश्वर ने उनमें एक्टिंग कूट कूट कर भरी है। समय बीतता चला गया और 2003 से 2010 कब आ गया पता ही नहीं चला। अब भी इन चारों को छोटे मोटे काम ही मिल पा रहे थे। जैसे जैसे काम मिलने की उम्मीद कम होती गई, ये चारों निराश हो गए। बबलू डिप्रेशन में चला गया। श्रवण, हर्ष, ऋषि जैसे तैसे खुद को संभाले हुए थे। हालात जितने ज्यादा खराब होने लगे, इनकी जिद भी उतनी ज्यादा बढ़ती चली गई। जब इंसान कामयाब नहीं हो पाता है तो अपनी बातों से अपनी आने वाली कामयाबी के बारे में बताता है। बस ऐसे ही दिन रात गुजर रहे थे। देखते देखते 2017 कब आ गया और इन लोगों को मुंबई आए 14 साल हो चुके थे, लेकिन कामयाबी के नाम पर कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। आज बबलू कमरे पर अकेला है। उसे आगे सिर्फ अंधकार ही अंधकार दिख रहा है। वो सोच रहा है कि उसके स्कूल और कॉलेज के दोस्त आज 14 साल के बाद बहुत बढ़िया ज़िंदगी जी रहे हैं। उनके पास अपना घर है, काम है, बीवी बच्चे हैं, गाड़ी है, परिवार का साथ है। रोज़ सुबह उठने के बाद उनके पास अपना काम है और अपना कमाया हुआ पैसा है। और दूसरी तरफ मेरे पास 2 टाइम का खाना खाने तक के पैसे नहीं हैं। अब कोई उधार भी नहीं देता है। थू है ऐसी ज़िंदगी पे। इसी निराशाजनक स्थिति में बबलू ने आत्महत्या करने की सोची। पंखे से धोती बांधकर लटक गया। उसे थोड़ी देर में एहसास हुआ कि मैं तो सचमुच मर जाऊंगा। जैसे तैसे करके उसने अपनी जान बचाई। अब कहानी में दूसरी तरफ देखते हैं कि एक आदमी है जिसकी दाढ़ी बढ़ी हुई है और वो कुछ साइको सा दिख रहा है। वो किडनी के ब्लैक मार्केट में किडनी का रेट पता कर रहा है। इसी घोर निराशा और अवसाद के बीच में इन्हें पता चलता है कि मुंबई के आराम नगर में एक नया प्रोडक्शन हाउस खुला है, जहां डायरेक्टर एक्टरों से डायरेक्ट मिल रहा है और फिल्म की कास्टिंग हो रही है। ये चारों भी वहां पहुंचते हैं। देखते हैं कि बाहर बहुत भीड़ है और ज़्यादातर लोग ये कहते हुए वापस जा रहे हैं कि ये कोई फ्रॉड प्रोडक्शन हाउस है, ये लोग तो कोई गैंग वाले लगते हैं। आधे घंटे के बाद उस ऑफिस के बाहर सिर्फ ये 4 लोग खड़े हैं। बिना मिले ही ये सब भी वापस लौटने का मन बना रहे हैं। लेकिन श्रवण बोलता है कि मैं अंदर जाऊंगा और डायरेक्टर से मिलूंगा, जो होगा मैं देख लूंगा। वो अंदर जाता है। घुसते ही एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ है जिस पर 2 शर्तें लिखी हुई हैं। पहली शर्त, फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होने से पहले 1 किडनी निकाल ली जाएगी, और दूसरी शर्त, अगर फिल्म फ्लॉप हो गई तो दूसरी किडनी भी निकाल ली जाएगी। यानी कि अगर फिल्म फ्लॉप हो गई तो आपकी जान चली जाएगी। श्रवण थोड़ा डर जाता है और उसे शक भी होता है कि कहीं सचमुच ये कोई किडनी बेचने वाला गैंग तो नहीं है जो फिल्म बनाने के नाम पर किडनी बेचने का काला कारोबार करता हो। लेकिन उसने सोचा मिलने में कोई बुराई नहीं है। श्रवण अंदर जाता है और अंदर जो डायरेक्टर बैठा हुआ है यह वही आदमी है जो किडनी के ब्लैक मार्केट में किडनी का रेट पूछ रहा था। डायरेक्टर उसे कुर्सी पर बैठने के लिए बोलता है। तुमने शर्त पढ़ ली? तुम्हें पता है ना क्या करना है? श्रवण बोलता, हाँ सर मैं तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे कहानी सुननी है। डायरेक्टर कहानी सुनाता है। श्रवण को कहानी बहुत पसंद आती है। फिर डायरेक्टर पूरी स्क्रिप्ट का नरेशन देता है। श्रवण को अपना कैरेक्टर भी बहुत पसंद आता है। डायरेक्टर को अपनी स्क्रिप्ट पर पूरा भरोसा है और उसे इस बात का गर्व भी है कि वो पत्थर से भी एक्टिंग करवा लेगा। और उसे श्रवण अंदर ही अंदर सोचता है कि ज़िंदगी में वैसे भी कुछ नहीं है। बाई चांस अगर ये फ्रॉड भी निकला तो एक किडनी ही जाएगी, और कहीं जेन्युइन हुआ तो कम से कम मैं एक्टर तो बन जाऊंगा। उसने डायरेक्टर से 1 सप्ताह का टाइम मांगा और कहा मैं अगले सप्ताह आकर एग्रीमेंट साइन करूंगा। ये चारों वापस घर आ गए। श्रवण के दिमाग में पूरी फिल्म घूम रही थी। उसने इरादा कर लिया था कि वो एग्रीमेंट साइन करेगा। उसने ऋषि, बबलू, हर्ष को भी स्क्रिप्ट के बारे में बताया और कहा डायरेक्टर को 4 एक्टर चाहिए, कोई भी उम्र, कोई भी लुक, बस उसे 4 एक्टर चाहिए जो उसकी शर्तों को माने। मुझे तो लगता है कि ईश्वर हमें सुनहरा मौका दे रहा है। मैं तो कहता हूं कि तुम लोग भी एग्रीमेंट साइन कर लो। पर वो तीनों सोचते हैं कि एक्टर बने ना बने लेकिन जान जरूर चली जाएगी। वो श्रवण को भी समझाते हैं कि फिल्म के चक्कर में पागल मत बन, ये कोई किडनी का कारोबार करने वाले लग रहे हैं, भला ऐसा कहीं होता है। लेकिन श्रवण ने अंदर से तय कर लिया कि वो एग्रीमेंट साइन जरूर करेगा।
अगले सप्ताह श्रवण डायरेक्टर के ऑफिस में जाता है और एग्रीमेंट साइन कर देता है। डायरेक्टर उसे बाउंडेड स्क्रिप्ट और उसके अकाउंट में 5 लाख रुपए ट्रांसफर करता है। श्रवण उससे पूछता है कि सर 5 लाख रुपए क्यों? डायरेक्टर बोलता है कि यह फिल्म के लिए तुम्हारी फीस है। वो हैरान हो जाता है क्योंकि इससे पहले पैसे की कोई बात नहीं हुई थी। वो बहुत खुश होता है। जिंदगी में पहली बार उसने इतने रुपए देखे थे। पहले तो वो इन रुपयों से अपने शौक पूरे करता है, नए नए कपड़े खरीदता है, मॉल में जाकर खूब शॉपिंग करता है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाता है। ये देखकर बाकी दोस्त भी सोच रहे हैं कि भिखारियों की तरह जिंदगी जीने से अच्छा है एग्रीमेंट साइन करके फिल्म में काम करना और शौक पूरे करना। थोड़े दिनों के बाद ये तीनों भी एग्रीमेंट साइन करते हैं और इनके अकाउंट में भी पैसे आ जाते हैं। अब अगले महीने से फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होने वाली है और उससे पहले ही डायरेक्टर का फ़ोन आता है कि सोमवार को ऑपरेशन है। वो उन्हें कमलेश अस्पताल के पते पर आने के लिए बोलता है जो कि मलाड वेस्ट में है। चारों अंदर से डरे हुए हैं, लेकिन इसके सिवा कोई दूसरी उम्मीद भी नहीं बची है। सोमवार को उनका ऑपरेशन होता है और एक एक किडनी निकाल ली जाती है। ऑपरेशन हो जाने के बाद बबलू बोलता है साला एक्टर बनने के चक्कर में किडनी तक दांव पे लगा दी, आगे देखो क्या क्या बेचना पड़ता है। अब अगले 1 महीने तक डायरेक्टर का फ़ोन नहीं आया। चारों घबरा गए। उसे ढूंढते हुए ऑफिस गए तो पता चला ऑफिस बंद हो चुका है। डायरेक्टर का मोबाइल नंबर भी बंद आ रहा है। कुछ दिन और इंतज़ार करने के बाद इन्हें विश्वास हो गया कि इनके साथ धोखा हो गया है। खैर ये लोग ज़्यादा कुछ और कर भी नहीं सकते थे क्योंकि इस तरह से किडनी बेचना और ख़रीदना दोनों ही गैर कानूनी है। इस हादसे के बाद इनकी हिम्मत पस्त हो गई थी। इन चारों ने डिसाइड किया कि अब ये सब दिल्ली जाएंगे और वहाँ नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। चारों बोरीवली स्टेशन पर ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। दिल्ली जाने वाली महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस आ गई और ये सब उसमें बैठ गए। ट्रेन खुलने ही वाली थी। इस बीच पिछले 14 सालों का जो संघर्ष था उसे याद करके चारों गहरी सोच में डूब गए। सोचने लगे कि कुछ भी तो हासिल नहीं हुआ इन 14 सालों में। दर दर की ठोकरें खाई, गरीबी देखी, खुद को निकम्मा होते हुए देखा। जवानी कब बुढ़ापे में बदल गई पता ही नहीं चला और आखिर में एक किडनी भी चली गई। ट्रेन चल पड़ी। कुछ दूर चलने के बाद श्रवण के पास उस डायरेक्टर का फ़ोन आया कि परसों से शूटिंग है और लोकेशन फिल्म सिटी है। श्रवण ने बोला ठीक है सर। चारों विरार स्टेशन पर उतर गए। उन्होंने सोचा शायद शूटिंग सचमुच स्टार्ट हो जाए, एक चांस लेने में कोई बुराई नहीं है। तीसरे दिन फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो गई और अगले 70 दिनों तक लगातार फिल्म की शूटिंग चलती रही। श्रवण को छोड़कर बबलू, ऋषि, हर्ष इन तीनों को पता चला कि इनमें एक्टिंग स्किल्स बहुत कम है। इन्हें अभी सीखने की ज़रूरत है। इन्हें आभास हुआ कि ज़िंदगी के कई साल इन्होंने इस भ्रम में बिता दिए कि ये जन्मजात एक्टर हैं और इन्हें खतरनाक वाली एक्टिंग आती है। खैर डायरेक्टर ने इनसे ज़बरदस्त एक्टिंग करवाई और फिल्म वैसी ही बनी जैसी वो चाहता था। पूरे 14 साल के बाद ये चारों एक्टिंग की बारीकियों को सीख रहे थे। इनकी ट्रेनिंग अब शुरू हुई थी और ये समझ गए थे कि उन्हें अभी एक्टिंग के बारे में बहुत कुछ सीखना और समझना है। इधर फिल्म बहुत बढ़िया बन गई और सबको भरोसा है कि फिल्म ज़रूर चलेगी। बातों बातों में श्रवण ने डायरेक्टर से पूछा, सर जब हम चारों का ऑपरेशन हुआ उसके बाद 1.5 महीने तक ना आपका फ़ोन आया ना ही ऑफिस खुला। हमें लगा कि हम लोगों के साथ धोखा हो गया। सर आप कहाँ चले गए थे? डायरेक्टर ने कहा मैं कहीं गया नहीं था। मैं और मेरी डायरेक्शन टीम इस बीच हिडन कैमरा के साथ तुम्हें फॉलो कर रही थी और इन 1.5 महीनों में तुम्हें पता भी नहीं चला होगा कि अनजाने में ही तुमने फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग कर ली। मुझे रियल एक्टिंग चाहिए थी, वो मुझे मिल गई। जब तुम सब दिल्ली वापस जा रहे थे उस वक्त भी मेरी टीम वहीं पर मौजूद थी। श्रवण ये सुनकर हैरान हो गया। फिल्म फ्राइडे को सिनेमा हॉल पर रिलीज़ हुई और चारों की धड़कनें बहुत तेज़ धड़कने लगी। जब ये चारों सिनेमा हॉल के अंदर घुसे तो इनका दिल बैठ गया क्योंकि ऑडियंस नामात्र थी। यही हाल शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार का भी रहा। कई सिनेमा हॉल से फिल्म उतर भी गई। ये चारों अपने घर की खिड़की पर खड़े हैं और सूर्य देवता डूब रहे हैं। इन्हें भी एहसास होता है कि इनकी ज़िंदगी भी डूबने वाली है। बुधवार शाम को इनके पास कहीं से फ़ोन आया कि फिल्म माउथ पब्लिसिटी से चल पड़ी है। लोगों को फिल्म बहुत पसंद आ रही है। शनिवार रविवार तक फिल्म हाउसफुल हो गई और 1 महीने के बाद फिल्म को सुपरहिट घोषित कर दिया गया। ये चारों इस बात से खुश नहीं थे
कि इनकी फिल्म सुपर हिट हो गई, बल्कि इस बात से कि इनकी जान बच गई। एक दिन डायरेक्टर का फ़ोन आया कि कल ऑफिस आ जाओ, सब लोग एक गेट टुगेदर करते हैं। चारों अगले दिन शाम को ऑफिस पहुंचे और कुछ देर फिल्म के बारे में बातचीत करने के बाद बबलू ने पूछा, सर अगर फिल्म फ्लॉप हो जाती तो क्या आप दूसरी किडनी भी निकलवा लेते? डायरेक्टर ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं करता, मुझे तुम लोगों का पैशन देखना था। श्रवण बोलता है कि सर आप किसी और तरीके से भी पैशन चेक कर सकते थे, मगर एक किडनी निकालने वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। डायरेक्टर ने कहा, मैं पिछले 10 सालों से अपनी स्क्रिप्ट लेकर प्रोडक्शन हाउसेस के चक्कर काट रहा था, कोई भी मेरी स्क्रिप्ट पर पैसा लगाने को तैयार नहीं था। आखिरकार मैंने सोचा मुझे खुद ही अपनी फिल्म के लिए पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे, इसलिए मैं किडनी मार्केट गया था। वहाँ पता चला कि एक किडनी 80 लाख रुपए में बिक जाएगी। मुझे फिल्म बनाने के लिए 4 करोड़ चाहिए थे। इसके लिए मुझे 5 लोग चाहिए थे जो किडनी देने को तैयार हों। ऋषि ने पूछा, सर 5वां कौन है जिसने किडनी दी? डायरेक्टर ने अपना चीरा हुआ पेट दिखाया। डायरेक्टर ने भी अपनी एक किडनी बेच दी थी। ये देखकर चारों हैरान हो जाते हैं और डायरेक्टर ने कहा, जहाँ तक फिल्म फ्लॉप होने की बात है तो फिल्म रिलीज होने से पहले ही बिक चुकी थी। फिल्म बनाने के बाद मैं 3-4 महीने तक बड़े बड़े स्टूडियोज़ को अपनी फिल्म दिखाता रहा। इसी बीच एक दिन मुझे WTV मोशन पिक्चर से फ़ोन आया कि वो फिल्म खरीदना चाहते हैं। बिना मांगे ही मुझे 10 करोड़ रुपए ऑफ़र किए गए। मैंने ये फिल्म 10 करोड़ में उन्हें बेच दी, इसलिए फिल्म रिलीज़ होने से पहले ही हमारे लिए हिट हो चुकी थी। डायरेक्टर ने कहा कि मेरे साथ साथ तुम लोग भी इस फिल्म के प्रोड्यूसर हो, इसलिए इस मुनाफे में तुम्हारा भी हक बनता है। डायरेक्टर ने उन चारों को भी 1-1 करोड़ रुपए का चेक दिया और साथ ही साथ अपनी अगली फिल्म में काम भी। तो ये थी दोस्तों मेरी कहानी स्ट्रगल, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो नीचे आप कमेंट ज़रूर करें और लाइक भी करें, शेयर भी करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।